कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे वैद्युत संधारित्र इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। पिछली क्लासेस में हम वैद्युत जो संधारित्र है उसके अंतर्गत विभिन्न टॉपिक्स का हमने अध्ययन किया। हम अभी तक जो अध्ययन कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसके अंतर्गत हमने जो इसका लास्ट पोर्शन है वैद्युत संधारित्र इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, उसमें पिछली क्लासेस में हमने जाना कि वैद्युत संधारित्र क्या होता है, वैद्युत संधारित्र की धारिता क्या होती है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, विभिन्न प्रकार के परावैद्युत पदार्थों के बारे में जाना। और अगर परावैद्युत पदार्थ को किसी संधारित्र के बीच रख देते हैं तो उसका ध्रुवीकरण किस प्रकार से होता है, ये पिछली क्लासेस में हमने जाना। अब वैद्युत संधारित्र के जो अगले टॉपिक्स हैं, यानी इस चैप्टर से संबंधित जो अगले टॉपिक हैं उनको देखते हैं। जो संधारित्र होते हैं यानी जो वैद्युत संधारित्र हैं या संधारित्र हैं वो तीन प्रकार से होते हैं आपके पास। पहला है समांतर प्लेट संधारित्र, या इसको कहा जाता है समांतर पट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र भी कहते हैं या समांतर पट संधारित्र भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें संधारित्र कैसा होता है, जैसे हमने पिछली क्लासेस में देखा कि इसमें दो प्लेटें होंगी आपके पास, एक धनावेशित होती है और एक ऋणावेशित प्लेट होती है। ये दोनों एक दूसरे के सामने रखी हुई होती हैं जब, तो ये एक संधारित्र का निर्माण करती हैं। हमने पिछली क्लासेस में इसको देखा, ठीक है ना। दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर होंगी, प्लेट सीधी समांतर जो प्लेट होंगे, या समांतर पट संधारित्र भी इनको कहते हैं, और विपरीत आवेश की होंगी, ठीक। तो इसका अध्ययन आपने विस्तृत अध्ययन यहाँ क्लास 12 में करना है। दूसरा है गोलाकार संधारित्र। इसका भी कुछ भाग आपके पास है। अगर आपके पास गोलीय संधारित्र हो तो उस स्थिति में क्या होता है उसकी स्टडी आप करेंगे थोड़ी बहुत, गोलाकार संधारित्र की। और तीसरा जो ये बेलनाकार संधारित्र है, इसके बारे में आपके 12th स्टैंडर्ड में तो नहीं है, किंतु कंपटीशन के माध्यम कंपटीशन जो होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्न बेलनाकार संधारित्र से संबंधित पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो जो क्लास 12th की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्लास 12th में आपके पास ये दो संधारित्र हैं जिनका आपने अध्ययन करना है। विशेष रूप से समांतर प्लेट संधारित्र का अध्ययन करना है और थोड़ा बहुत आपने गोलाकार संधारित्र के बारे में भी यहाँ पर अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम इसी को देख रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट संधारित्र। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र में सबसे पहले हमने ज्ञात करना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और कब ज्ञात करनी है, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच का संपूर्ण स्थान परावैद्युत पदार्थ से भरा हुआ हो, ठीक है। आप जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होती है। इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं और दोनों पर विपरीत आवेश होता है। एक पर धनावेश होता है, एक पर ऋणावेश होता है। और अगर इन दोनों प्लेटों के बीच हम पूरे स्थान पर, यहाँ जो इन दोनों प्लेटों के बीच का ये पूरा स्थान है, यहाँ क्या भर दें, हम परावैद्युत पदार्थ भर दें, तो तब हमने उस संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, सी ज्ञात करना है, सी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये दो प्लेटें ली, एक पर ये प्लस क्यू आवेश है, एक पर ये माइनस क्यू आवेश है। इस पर ये प्लस क्यू आवेश है और इस पर ये माइनस क्यू आवेश है। दो प्लेटें हमने ली हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र हमने लिया है, एक पर धनावेश लिया है, एक पर ऋणावेश लिया है। और दोनों प्लेटों के बीच ये हमने परावैद्युत पदार्थ भरा है, के परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ को भरा है हमने दोनों प्लेटों के बीच। ये दो प्लेटें हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। संधारित्र की दो प्लेटें हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। और जो ये शेडेड भाग है उसमें हमने क्या भरा है, ये शेडेड भाग क्या दिखा रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा है। कैसे, संपूर्ण रूप से, कहीं भी खाली स्थान नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, ये दो प्लेटें हैं, इनका क्षेत्रफल मान लीजिए कितना है, कैपिटल ए है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है,
प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और दोनों के बीच की दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी, स्मॉल डी है। ठीक है, दोनों प्लेटों में से प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है यहाँ पर दिखा भी रखी है, स्मॉल डी है। ठीक है, क्षेत्रफल कैपिटल ए हो गया, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो गई, डी हो गई। दोनों प्लेटों जो हैं, दो प्लेटें जो संधारित्र की हैं, प्रत्येक प्लेट का आवेश कितना है, क्यू है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्यू है, परिमाण क्यू है। हालांकि एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है, प्रकृति अलग अलग है आवेश की, एक पर धनावेश है, एक पर ऋणावेश है, किंतु परिमाण क्या है, दोनों का सेम है। इस पर भी क्यू आवेश है, इस पर भी क्यू आवेश है, इस पर क्यू धनावेश है, इस पर क्यू ऋणावेश है, परिमाण समान है क्यू। जब अब यहाँ पर आवेश समान है तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अब जो दोनों प्लेटें हैं उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व भी समान है, क्यू समान है, ए समान है, तो उनका पृष्ठीय आवेश घनत्व भी क्या होगा, समान होगा। दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व भी क्या है, समान है। प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और कितना है वो, सिग्मा। दोनों प्लेटों पर आवेश कितना है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्यू है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो दिखा रखी है हमने यहाँ पर स्मॉल डी है, और प्रत्येक प्लेट पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया है कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की समतल प्लेटों में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। इस प्लेट और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। प्लेटों के बीच की दूरी ये स्मॉल डी है, यहाँ पर हमने लिख दी है स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच की दूरी, जो संधारित्र की प्लेटें उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। अब क्या किया आपने, माना प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया। ये दोनों प्लेटों के बीच आपने के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया है। दोनों प्लेटों के बीच, ये दो प्लेट जो हैं इनके बीच क्या भर दिया आपने, ये परावैद्युतांक, ये शेडेड लाइन से, पिंक लाइन से जो आप देख रहे हैं, दोनों प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान पर आपने क्या भर दिया, के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया। और जो ये दोनों प्लेटें हैं, ठीक है, तो इन दोनों प्लेटों में प्रत्येक प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। ये सिग्मा से छोटा सिग्मा होता है। दोनों प्लेटों पर, चाहे इस प्लेट की बात करें चाहे इस प्लेट पर, दोनों पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। ठीक है, उसका जो परिमाण है सिग्मा है। तो आप जानते हैं, हमने इससे पहले क्लासेस में अध्ययन किया है, अगर आपके पास दो प्लेटें, एक धनावेशित प्लेट है, चालक की बात हमने की थी, दो चालक हैं या दो प्लेटें हैं आपके पास, तो उनके बीच किसी बिंदु पर, उन दोनों प्लेटों के बीच अगर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी ई, तो वो कितना होता है, ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहाँ एप्सिलॉन जीरो क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता। ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो कब होता है, अगर दोनों प्लेटों के बीच वायु और निर्वात है, दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ है। तो संधारित्र की जो दो प्लेटें होती हैं या एक धनावेशित और ऋणावेशित प्लेट के बीच जो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। कब, जब दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो। किंतु अगर यहाँ कोई माध्यम है और उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, के है, तब ई बराबर कितना हो जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के। तो यही स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो प्लेटें हैं और उसके बीच एक के परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा हुआ है। तो इसके बीच जो ये वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होगा, यहाँ पर धनावेश से ऋणावेश की ओर जाएगी। एक धनावेश प्लेट है, एक ऋणावेशित है, तो वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, और उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर, इस तरह से होगी। तो उस ई का मान और कहाँ होगा, वो दोनों प्लेटों के बीच होगा, प्लेटों पर नहीं होगा, प्लेटों के बीच होगा वो वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य। इसलिए उन प्लेटों के भीतर नहीं, प्लेटों के बीच, ठीक है ना, ये प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा ई, उसका मान कितना होगा, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के। ठीक है, अगर वायु निर्वात होता दोनों प्लेटों के बीच तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो आता, किंतु दोनों प्लेटों के बीच क्या है, परावैद्युत पदार्थ है, तो के भी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमने लिख दिया ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के, समीकरण नंबर 1, जहाँ एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि अगर संधारित्र की दो प्लेटें हैं आपके बीच, तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के, समीकरण नंबर 1। ठीक, तो याद रखना है समीकरण नंबर 1, इसमें मान रखना है हमने ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के। अब यहाँ पर देखें
हमने क्या कहा था, प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश है वो कितना है, क्यू है, स्मॉल क्यू है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। ठीक है, जहाँ क्यू क्या है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश है, ए क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। तो प्रत्येक प्लेट पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होगा। तो इस मान को हमने यहाँ पर लिख दिया है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर 2 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1। अभी जो हमने पीछे देखी समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारे पास, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। तो यहाँ पर रख देंगे ई बराबर, और ये सिग्मा की जगह कितना आ जाएगा, सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए रख देंगे। सिग्मा की जगह कितना रख देंगे हम, क्यू अपॉन ए। ये सिग्मा की जगह कितना रख दिया, क्यू अपॉन ए रख दिया, और ये बटे में आ गया एप्सिलॉन 0 के आ गया। ठीक, तो यहाँ पर कितना मान आ जाएगा, ये ई बराबर आ जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन 0, और ए भी यहाँ बटे में आ जाएगा ए के। तो ई बराबर हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन 0 ए के। ये समीकरण नंबर 3 आ गई। कैसा है समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में जब हमने रखा। अब जो ये 2 प्लेटें थी हमारे पास पीछे समांतर, जो प्लेट जो संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, उनके बीच का अगर विभवांतर v है, इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना है, कैपिटल V। दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर कैपिटल V है, तो हमारे पास सूत्र होता है E बराबर V अपॉन डी होता है। वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध होता है, विभव में संबंध आपने पढ़ा है पीछे क्लासेस में, कि E बराबर V अपॉन डी। डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, V दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है, और E दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र है। तो ये D का गुणा E से हो जाएगा, तो ई डी गुणा कितना हो जाएगा, E गुणा डी बराबर कितना हो जाएगा, V, और इसका पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, V बराबर ई डी, यहाँ दाएं साइड में चला जाएगा, V बराबर E इंटू डी हो जाएगा। ठीक, तो अब मान कितना आ जाएगा, यहाँ से जो मान आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा V बराबर, और इस E का मान इस समीकरण नंबर 3 से रख देंगे। E का मान कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A के। तो यहाँ पर E का मान, ये E का मान कितना रख दिया हमने समीकरण नंबर 3 से, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A के इंटू, और D की जगह D आ गए, समीकरण नंबर 3 हो गया समीकरण नंबर 3 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, V बराबर ये Q का गुणा D से हो जाएगा, Q इंटू डी हो जाएगा, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन 0 A के। ठीक है, यही आ जाएगा जो सेम ऊपर वाला है, Q और D का गुणा हो गया। तो समीकरण नंबर 4। अब आपको मालूम है जो संधारित्र की धारिता होती है वो होती है C बराबर Q बटा V होता है। ये संधारित्र की धारिता का सूत्र है, C बराबर Q बटा V। संधारित्र की धारिता C, Q संधारित्र को दिया गया आवेश, और V आवेश Q को देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि या विभवांतर हम कह सकते हैं, यहाँ पर विभवांतर हम ले रहे हैं। तो C बराबर Q बटा V। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा V। नेक्स्ट स्टेप में C बराबर Q, और V का मान क्या है समीकरण नंबर 4 से, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन 0 A के। तो इस V की जगह हमने ये रख दिया समीकरण नंबर 4 से, क्यू डी, V का मान रख दिया क्यू डी बटा एप्सिलॉन 0 A के। ये V का जो मान है समीकरण नंबर 4 से, ये समीकरण नंबर 4 में जो ये मान है V का, ये V की जगह यहाँ पर रख दिया हमने, ये अगले स्टेप में क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन 0 A के। अब यहाँ से क्या होगा, ये Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि एक अंश में एक हर में, और ये एप्सिलॉन 0 A के देखो हर के भी हर में है, तो ऊपर जाके ये अंश में चला जाएगा, एप्सिलॉन 0 A के, और बटा डी, डी ये बटे में है। तो हमने ये लिख दिया C बराबर एप्सिलॉन 0 A के अपॉन डी। ठीक है, ये याद रखना है, C बराबर एप्सिलॉन 0 A के अपॉन डी आ गया इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ आगे, C बराबर एप्सिलॉन 0 A के डी, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, C बराबर एप्सिलॉन 0 A के अपॉन डी। तो ये होगा ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब, जब दोनों प्लेटों के बीच आपने K परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, तब C बराबर एप्सिलॉन 0 A के अपॉन डी आ। तो आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब उसके बीच परावैद्युत पदार्थ संपूर्ण रूप से भरा हुआ हो। तो क्या आता है उस स्थिति में, धारिता कितनी आती है, C बराबर एप्सिलॉन 0 A के अपॉन डी। तो ये डेरिवेशन आप शुरू से करेंगे जैसे अभी हमने किया है। इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि ये धारिता निकालने के लिए तो पूछा ही जाता है आपसे, साथ ही पूछा जाता है कि ये धारिता जो है समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है।
तो यहाँ पर देखिए किन किन बातों पर निर्भर कर रही है। सी किस पर निर्भर कर रहा है, देखो एक ए पर कर रहा है। ए क्या है, प्लेट, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। तो संधारित्र की धारिता प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। देखो ए अंश में है, सी भी अंश में है, तो अनुक्रमानुपाती है। दूसरा किस पर निर्भर करती है, देखो डी पर। सी यहाँ डी पर निर्भर कर रही है, किंतु डी कहाँ है, यहाँ बटे में, हर में। तो सी व्युत्क्रमानुपाती है डी के। आप क्या करेंगे, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सी प्रोपोर्शनल टू 1/d, या आप कह सकते हैं सी व्युत्क्रमानुपाती है डी के। ठीक है, इसी तरह से ये सी, देखो सी और के अंश में है दोनों, तो सी अनुक्रमानुपाती के, यानी जो परावैद्युत पदार्थ आपने दोनों प्लेटों के बीच रखा है उसके परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है कौन, संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच जो माध्यम रखा है उसके परावैद्युतांक के भी अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। तो आपने ये जो 3 रिजल्ट हमें मिले हैं यहाँ पर, आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं। जब संधारित्र की धारिता हमने देखी थी तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि उसको प्रभावित करने वाले कारक यही थे, प्लेटों का क्षेत्रफल, उनके बीच की दूरी, और जो प्लेटों के बीच जो हम माध्यम रखेंगे उस पर निर्भर करती है संधारित्र की धारिता। तो क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है, उनकी प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उन प्लेटों के बीच जो परावैद्युत माध्यम रखते हैं आप उसके भी उसके परावैद्युतांक के भी अनुक्रमानुपाती होता है कौन, संधारित्र की धारिता। तो ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है आपसे कि एक समांतर पट संधारित्र या एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ हो या संपूर्ण रूप से भरा हुआ हो, और यह धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आपने पूरा यहाँ तक लिखना है, इसको लैंग्वेज में भी लिखना है आपने। यहाँ पर हमने ये सीधे लिखा है तो आप इसको लैंग्वेज में भी लिखेंगे। ठीक है, ये तो पहला था इसका परिणाम, निष्कर्ष जो निकला यहाँ से रिजल्ट से। अब इसी रिजल्ट से एक दूसरा रिजल्ट भी निकल सकता है जो इस समीकरण नंबर 5 है। देखो अभी तक जो ये प्लेटें थी, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास ये 2 प्लेटें हैं, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित प्लेट है। इसके बीच क्या रखा हुआ है, यहाँ परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। तब तो ये आया C बराबर ε0 AK/d आया धारिता। किंतु अगर जो ये 2 प्लेटें हैं जो हमने पीछे प्लेटें ली, संधारित्र की जो 2 प्लेटें ली, ठीक है, एक धनावेशित है एक ऋणावेशित है, इसके बीच वायु हो या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, कोई माध्यम नहीं रखा हुआ है। तो जब वायु या निर्वात होता है 2 प्लेटों के बीच, तो K का मान कितना होता है, 1 होता है। याद रखना है, वायु या निर्वात भी हो सकता है, या निर्वात भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, निर्वात, 2 प्लेटों के बीच वायु हो या निर्वात हो, यानी कहने का मतलब बीच में कोई और माध्यम नहीं है। ठीक है ना, कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा, वायु या निर्वात है, खाली है बीच में। तो तब K का मान कितना होता है, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो तो K का मान 1 होता है। तब यहाँ पर K का मान कितना रख देंगे, 1, और 1 से ये गुणा होगा ε0 A, तो कितना आ जाएगा ε0 A। तो यहाँ पर आ जाएगा समीकरण नंबर 5 से संधारित्र की धारिता C0। अब C को हम C0 लिख रहे हैं, C0 इसलिए लिख रहे हैं कि दोनों प्लेटों के बीच क्या है, वायु या निर्वात है। तो C0 बराबर कितना हो जाएगा, ε0 A/d हो जाएगा, ε0 A/d। K का मान 1 आ गया। ये समीकरण नंबर 6। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता आपने ज्ञात करनी है कब, जब दोनों प्लेटों के बीच वायु निर्वात हो, तो आपने यहाँ समीकरण नंबर 6 तक करना है। इस प्रकार से आप करेंगे उसको। अब एक और परिणाम इसका है, निष्कर्ष है, अगर आप समीकरण नंबर 5 में समीकरण नंबर 6 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, C/C0 आ जाएगा। इसका भाग इसमें देंगे C/C0। ठीक है, और ये ε0 से ε0 कट जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, केवल K। तो C/C0 बराबर K हो जाएगा। ये पहले भी हम इस डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं परावैद्युतांक की डेफिनेशन में, कि संधारित्र की धारिता जब उसके बीच परावैद्युत माध्यम रखा गया हो, और बटा किसके साथ उसका अनुपात लेंगे, संधारित्र की धारिता जब उसके बीच वायु या निर्वात हो, तो दोनों का अनुपात कितना होता है, K, यानी उस माध्यम के परावैद्युतांक K के बराबर होता है। तो ये तीसरा रिजल्ट इसमें था। तो ये 3 रिजल्ट्स हैं। ये मेन आपकी संधारित्र की धारिता आई जब 2 प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से या संपूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। वो धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये पहला परिणाम है, पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, इस प्रकार से पूछा जाता है। ये दूसरा रिजल्ट
कि अगर वायु निर्वात है दो प्लेटों के बीच, संधारित्र की दो प्लेटों के बीच, तो उनकी धारिता कितनी होगी, और दोनों को अगर भाग देंगे तो यहाँ से परावैद्युतांक की परिभाषा किसके टर्म्स में, धारिता के टर्म्स में, इस प्रकार से आप निकालेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, इसकी आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, ठीक है, और इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।